नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में, इस संसार में अगर आप ठान लो, अगर आप मान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस इसी मूल मंत्र के साथ हमारे साथ जो इस वक्त एक महान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि इस मूल मंत्र के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जर्नी को शुरू किया, उस जर्नी की शुरुआत की और उस जर्नी में क्या कुछ करके दिखाया वो आप शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि भैंसों को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी है कि आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी है और एक टेक्निक है, और क्लोनिंग को लेकर कुछ ऐसा कर दिखाया, एक ऐसी सक्सेसफुल टेक्निक करके दिखाई जो अब तक पूरे संसार में पहले किसी ने शायद सोची भी नहीं होगी। और ऐसी ही शख्सियत को आने वाले कुछ समय में देश के राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले हैं पद्मश्री से सम्मानित करेंगे, जिनको सबसे पहले हम उनसे जुड़ेंगे। और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके चेहरे की स्माइल, आप अंदाज़ा लगाइए उनके चेहरे की स्माइल से कि जब से उन्हें ये जानकारी मिली है, कल लिस्ट जारी होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कमेंट कर बधाई देते हैं। और उनका ये भी कहना था, फ़ोन कर भी बधाई देते हैं, और उनका ये भी कहना था कि पूरे देश को गौरवान्वित इस वक्त महसूस करवाया है करनाल के एक डॉक्टर ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरा करनाल खुश नहीं है, पूरा हरियाणा, पूरा देश खुश है। बहुत सारे अवार्ड सर के नाम रहे हैं हमेशा से, लेकिन पद्मश्री, क्योंकि देश का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है, वो सर के नाम गया है। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सर के बारे में बताऊं तो मतलब मैं उपलब्धियां शायद गिनवाती थक जाऊंगी, आप सुनकर थक जाएंगे, लेकिन उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं। और सर की स्माइल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपलब्धियां कितनी सारी हो सकती है। सर, इस जर्नी की कहाँ से शुरुआत होती है? और ये जो लाइन, जो मुझे जानकारी मिली थी कि आपने इस मूल मंत्र से शुरुआत की थी कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, ये मूल मंत्र आपको किसने दिया? दादाजी उनकी तरफ से आया है जी। और मैं बचपन में मैं उन लोगों से था जो कि अपने पिताजी के गोद में नहीं पल सके, लेकिन मेरे जो दादाजी जी थे, माय ग्रैंडफादर, मैं उन्हीं के साथ ही काफ़ी देर रहा। और उसके साथ ऑलमोस्ट सब टाइम हमारा उनके साथ बीतता था। तो उन्हें सारी जो ये जिनको कहते हैं मंत्र, वो मैं समझता हूँ कि मंत्र सारे उन्हीं की तरफ से आए थे। और मंत्रों में उन्होंने ये समझा कि कोई चीज़ आधे दिल से नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ करें उसको आप पूरा अपना जो कुछ आपकी क्षमता है उस क्षमता से आप उसको अपना काम करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने समझाया था कि कभी निराश नहीं हो। उन्होंने ये कहा था कि निराशा एक नेगेटिव चीज़ है और आप उस निराशा से ही हमेशा आपका पॉजिटिविटी चीज़ ढूंढा करो कि अगर आज कोई चीज़ ठीक नहीं है, वो कल ठीक हो जाएगी। और उन्होंने हमेशा मुझे ये बताया था कि तुम रात को तुम देखते हो कि रात कितनी सख्त होती है, और जब तुम सवेरे उठते हो तो तुम कितना सुहाना होता है। तो अगर कभी तकलीफ भी हो तो वो रात समझ के सवेरे का इंतज़ार करो। सर, और वो सवेरे आपने इतना कुछ बताया अपने दादाजी के बारे में। मैं चाहूँगी कि जो आपके रोल मॉडल रहे हैं उनका नाम लोग जानना चाहते होंगे। पंडित नीलकंठ जी मदन जी, वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं बचपन से ही। और फिर उसके बाद जो ही कि और अवस्था बढ़ती गई तो मैं और लोगों के साथ में लगा रहा। तो देयर आर 2 अदर पर्सन, 2 जने और हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक तो हमारे यूनिवर्सिटी में हिसार में वाइस चांसलर थे, वो ICS ऑफिसर थे, उनका नाम था मिस्टर A.L. फ्लेचर। उन्होंने ने भी मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त एक मंत्र दिया था और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन एक मंत्र जो मैं हमेशा याद करता हूँ और बताता भी हूँ, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी काम से उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये क्यों मेरे पास आए हो। मैंने कहा साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये इसे करना चाहिए। उसने कहा कि उसने मुझे डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर के काम दिया था। उसने कहा कि अंग्रेज़ी में उन्होंने पूछा कि मुझे कौन है डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर। मैंने कहा जी मैं हूँ। कहता है फिर मेरे पास क्यों आए हो? मैंने कहा आपसे मैं परमिशन लेने। उसने कहा ज़िंदगी में याद रखो, जिस चीज़ की अथॉरिटी तुम्हारे पास है
वो तुम अगर करो, किसी और की मत सुनो। जी। तो ये वो उसके बाद मैंने कभी किसी के पास नहीं गया मैं अपनी बात सुनने के लिए, और अपनी बात सबको सुनाई। यहाँ तक कि मेरे जब मैं मिशन प्रोग्राम में था, प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे राजीव जी, उनका मिशन प्रोग्राम था बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के मिशन प्रोग्राम में हमने यहाँ पर ये काम शुरू किया था जिसके बारे में अब आप कहते थे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड IVF। तो उस प्रोग्राम में भी फिर हमने यही कहा कि हमने ये कहा कि मेरा गाइड मेरा लक्ष्य है, जो लक्ष्य मैंने रखा है उसके साथ मैंने चलना है, और उसी के तहत हमने फिर काम किया। और हमारे साथ लोग जुड़ गए जो कि हम सोच रहे थे कि साथ साथ काम से हमारा काम बढ़ता गया और उपलब्धियां मिलती गईं और आगे बढ़ते रहे। सर, आप बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर हैं, आप इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग होंगे जो विज्ञान से जुड़े होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार IVF और इस क्लोनिंग के बारे में बताएं कि इसका इरादा आपने कब अपने दिमाग में बनाया और क्या आपको लगा कि इसकी ज़रूरत है, जो मुझे इस बारे में रिसर्च करनी चाहिए। IVF का सोच तो पहले तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात कम कर रहे थे जी। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास अगर एक उन्नत नस्ल की गाय है या भैंस है, उसको हम चाहते हैं कि हमें और उन्नत नस्ल की गायें और भैंसें हों। उनको हम वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि एक बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, उसमें समय लगता है। और पहले ही कि 1 साल में हमें, अगर हम बहुत भी कोशिश करें कि एक बच्चा हमारे जानवर से होता है और उसकी लंबी अवस्था में या वो 5 या 6 बार प्रजनन उसका होता है जी। तो हमें इतना वेट करने के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम साल में ही उसे 6 बच्चे ले लें। तो उसमें तरीका ये था कि प्रत्यारोपण, वो बच्चा बनता है लेकिन उसको हम 4 दिन या 5 दिन की अवस्था में गर्भाशय से निकाल कर दूसरी गर्भाशय में डाल देते हैं, जिसको हमने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किए हो, समझो एक दाई माँ की तरह। तो वो हमारा लक्ष्य पहले रखा, क्योंकि भैंसों में वो चीज़ें हो नहीं रही थी। तो हमने समझा कि एक भैंस को, क्योंकि भैंस हरियाणा का अगर आप जान के कहते हैं, यहाँ पर 85% लोगों के पास भैंसें हैं, गायें कम हैं। और ये हमने समझा कि ये हमारा हरियाणा के लिए नेशनल एनिमल है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने ये ऐसी ले ली कि एक भैंस को हमने सुपर ओवुलेट करके, मतलब उसके कई अंडे एक बार निकाल कर उनको फर्टिलाइज़ करके फिर उनको निकाल कर एक गाय से 1 साल में हमने 10 से 1 बच्चे पैदा किए। क्या बात है। और वो क्षमता में वही थे जिस तरह की माँ की क्षमता थी। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से इसका क्या हुआ, मतलब कि हम उन्नत किस्म का नस्ल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फास्टर। तो इसको आगे लेने के लिए तो इसको तो पहले तो ये फर्टिलाइजेशन जो थी ये गर्भाशय में ही होती थी, लेकिन बाद में हमने इसको क्या किया कि हम लेबोरेटरी बेंच पर फिर लाइव बनाने लगे। मतलब एक एग ले लिया, एक स्पर्म ले लिया और उसको लेबोरेटरी बेंच पर बनाने लगे। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हम जिस्म के बाहर करते हैं तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो आप समझना चाहते थे। वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बॉडी से बाहर फर्टिलाइज होता है और फिर वहाँ पर वो हम उसी परख नली में ही, टेस्ट ट्यूब में ही वो बढ़ता है और हम उसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक उस अवस्था में ले जाते हैं और फिर उसका प्रत्यारोपण करते हैं गर्भाशय में। लेकिन वो कोई से भी गर्भाशय जो हो, जो तैयार की गई हो उस तरह। ये इतना ही नहीं, इसमें एक अच्छा काम जो सारे हुआ कि हम इसको उठाकर प्रिजर्व कर सकते हैं -196 टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में, और वहाँ पर ये मतलब एक काफ को हमने एक कैन में बंद कर दिया और ये कैन हम कभी भी खोल सकते हैं, साल के बाद, 2 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, यहाँ तक कि हमारे पास जो 12-12 साल के पहले ऐसे बच्चे बंद हुए हैं उनको खोल के हम उनको डाल के फिर से बच्चा बन सकता है, जिसको हम उनको कहते हैं क्रायो फ्रीजिंग। दैट मीन ये बच्चा जो है फ्रीज होके वहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाकर फिर हमने IVF का किया, जो मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके इस जानवर को टेबल से बनाया,
जब टेबल से बनाया हमने, फिर ये ज़रूरत पड़ी कि हम इसके सेल से, कान की सेल से, बॉडी के सेल से, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है उसकी सेल से, सेल लेकर उसी से बच्चा बनाए। दैट मीन्स अब वो शुक्राणु और उसका एग का काम ख़त्म, अब नया काम ये शुरू हो गया। तो उसको जिससे ये हम लेते हैं, जिसकी ये सेल होती है, जिससे ये लेते हैं, वो सेल इसका कॉर्ड हो, अम्बिलाइकल कॉर्ड से हो, तो उसी से वैसा ही जानवर का होता है जो उसका क्लोन बनता है, मतलब ये उसके जैसा ही है, तो उसको क्लोनिंग टेक्निक कहते हैं। तो वो भी हमने यहाँ पर शुरू किया बफेलो में, फॉर द फर्स्ट टाइम क्लोनिंग का टेक्निक को शुरुआत की है। सर टेक्निक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी विस्तार में बल्कि सर ने बताया। सर कितनी बार फेलियर का सामना करना पड़ा, कितनी बार निराशा का सामना करना पड़ा ज़िंदगी में? देखिए कुछ भी करना, मैं मानती हूँ आपने एक मूल मंत्र अपनाया कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जब हम काम करते हैं सर, पहला स्टेप तो बड़ा मुश्किल लगता है। पहला स्टेप सोच के लेना चाहिए। पहला स्टेप ये कहते हैं कि आग के शोलों में भड़क जाओ, क्या बात है। लेकिन पानी का फव्वारा हाथ में रखो। सैलाब में कूद जाओ, लेकिन पहले तैरना सीखो। वो तैयारी होती है। जब आप तैयारी करोगे, आप तैयार करके तैयार रहोगे आप, फिर आपको वो पहला स्टेप लेने में उतना मुश्किल नहीं होगा। और सहयोग साथ रहना चाहिए, और संयम। यू शुड हैव संयम एंड सहयोग। इन दो से आपका समझता है पहला स्टेप आपको कभी नहीं मुश्किल होगा। सर मुझे ऐसा लगता है आपको मोटिवेशन कोट्स की कोई एक बुक भी ज़रूर लिखनी चाहिए, ताकि आप आने वाली युवा पीढ़ी को भी मोटिवेट कर सके। सर जो आपने टेक्निक के बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगी कि उसमें डीएनए चेंज होता था या नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ डीएनए की तो कोई इशू नहीं है। हम डीएनए को तब करते हैं जब हम कोई और ब्लड उसमें डालें। हम एक जानवर का ही वो ले लेते हैं और उसी से आगे वो बढ़ते हैं। तो इसमें कोई और डीएनए वाली कोई बात नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए नहीं है। ये जिसको हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, देयर इज़ नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन दिस। दिस इज़ ओनली एक जानवर के हम उसकी, फॉर एग्जांपल अब आपको सरप्राइज होंगे, हम आजकल कान से नए जीवन बना देते हैं, कान के सेल से। उसमें वो साइट लेके, उसके कान में को सेल लेके, उसमें जो नया बनता है वो क्लोन है उसका, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम उसमें कोई डीएनए या कोई आरएनए या कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल अदर दैन दिस जानवर का वो यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर मोतीलाल मदान जी के एक तो मुख्य स्तंभ उनके दादाजी रहे, जिनसे उनको लाइफ टाइम की मोटिवेशन मिली, और एक उनके मुख्य स्तंभ यहाँ पर उनके साथ में यहाँ पर बैठी हुई हैं मैडम सरला हैं, जो उनकी धर्म पत्नी भी हैं। मैम कितने साल आपकी शादी को हो गए, और जब आप शादी कर यहाँ पर आए थे तब सर कैसे थे, और इस पूरी जर्नी के बाद आज सर कैसे हैं? क्या कुछ चेंजेस आए हैं सर में? हाँ, काफ़ी चेंजेस आता है, हर एक की लाइफ में आता है जी। तो बड़ा अच्छा ही रहा। हर वक्त बच्चे भी हुए, उनको भी संभाला और घर को भी संभाला, हर एक चीज़। ये बाहर भी पढ़ने गए, फिर बच्चे मेरे पास थे। शोध में काफ़ी टाइम बिजी भी रहे होंगे? बिल्कुल बिजी रहे। मैं बता रही हूँ कि न्यू ईयर पे भी ये वहीं थे, वहाँ पर काफ हुआ था। और मेरी मदर इन लॉ कहने लगी, जब तुम्हारे बच्चे हुए तुम नहीं थे और काफ के फ्लेम तुम हो। तो इस तरह से ज़िंदगी बड़ी अच्छी हमारी बीती है, लेकिन काफ़ी टाइम ये मेरे से अलग रहे। पहले एमएससी करी, फिर पीएचडी करी, और फिर वैसे भी जब डिप्टी डायरेक्टर जनरल बने थे तो इनके ऊपर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का वो था, जाना आना बहुत जी। हर फ्राइडे को इनका एक विज़िट होता था, और मंडे को सीधा ही ऑफिस जाते थे, घर नहीं आते थे, शाम को आते थे। क्या बात है। तो मैम एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, हालांकि आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कि कहते हैं कि जो रिसर्चर्स होते हैं या फिर जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग होते हैं, काफ़ी समय तक उस शोध में लगे रहते हैं। काफ़ी बोरिंग लाइफ होती है इन लोगों की, या मतलब आपकी मैरिड लाइफ किस तरीके की रही थी? मेरी मैरिड लाइफ तो अच्छी रही, ये बेशक शोध में लगे रहे हैं, लेकिन मेरे को भी टाइम देते थे। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी
भी लेते थे। जी। मेरे 1-2 सर्जरीज भी हुई, वो भी मेरे साथ ही खड़े रहे हर समय। और हम आपस में बहुत, हमारी नेचर भी बहुत मिलती है और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे, खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो मैम की बातों से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर आपके पार्टनर को कुछ आप चाहते हैं कि वो भी लाइफ में आगे बढ़े, तो आपको सपोर्ट करने की उन्हें ज़रूरत है। मैम और सर के बीच का कोऑर्डिनेशन तो हम अभी देख ही पा रहे हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और डॉक्टर मोतीलाल मदान जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जाने जाते हैं पूरे देश भर में, क्योंकि एक जाने माने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड इन्होंने अपने नाम पहले ही करवा चुके हैं और अब पद्मश्री से जल्द सम्मानित होने जा रहे हैं। एनडीआरआई में भी जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं, यूएनडीपी के सलाहकार रह चुके हैं और क्रिकेट के भी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। क्या बात है, इतनी उपलब्धियां सर ने हासिल की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं। पूरे करनाल का सर ने नाम रोशन किया है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।